अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे वो है आपका 2013 का क्वेश्चन है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन का। और क्वेश्चन है आउटलाइन द रिलेशनशिप अमंग द 4 मैनेजमेंट फंक्शंस। अच्छा, पहले तो आ जाए 4 मैनेजमेंट फंक्शंस क्या हैं। 4 मैनेजमेंट फंक्शंस जो हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग को कहा जाता है। अब हम इनका रिलेशनशिप हमने देखना है कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो इनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या रहता है और किस तरीके से इनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले तो आ जाए प्लानिंग में। हम देखते हैं प्लानिंग में हम क्या करते हैं। प्लानिंग में वी डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल विजन एंड मिशन। हम सबसे पहले प्लानिंग के अंदर हम जब भी हमको बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई नया ब्रांड लेके आ रहे होते हैं या लॉन्च करते हैं, तो हम उसके बारे में उसका हम एक तो हम देखते हैं कि हमारा विज़न क्या होगा, कि हम ये कहाँ तक इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई अगर इदारा कायम करना चाहते हैं तो हम कहाँ तक उसको लेके जाना चाहते हैं, ये हम विज़न में देखते हैं। और मिशन के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं कि हम किस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। फिर प्लानिंग के ही अंदर हम गोल्स सेट कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह से विज़न और मिशन को अपने अचीव करना है। हम छोटे छोटे गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हम ये चीज़ कर लेंगे तो हमारा यानी एक गोल अचीव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई अपना प्रोडक्शन कंसर्न स्टार्ट किया है, लेट से हम गारमेंट की बात कर लेते हैं और हमारी डेनिम की कैपेसिटी जो है वो हमने नया नया एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया और उसके अंदर हम डेनिम जीन्स बनाते हैं, ठीक है। और हमारा फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वीकली जो है हम एटलीस्ट जो है वो 500 पेंट्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर लें, प्रोडक्शन कर लें 500 की। तो ये एक छोटा सा गोल होगा, या आप कह सकते हैं एक, ठीक है। अब ये है कि हर वीक अगर हम 500 हमने प्लान ये किया है, हमने कैपेसिटी उसी हिसाब से बनानी है, उसी हिसाब से मशीनरी, उसी हिसाब से वर्कर देखना है। क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है, जब तक हम देखेंगे नहीं, हमारा एक प्लान नहीं होगा या हमने कुछ कोई गोल या कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया हुआ होगा कि हमने वीकली प्रोडक्शन कितनी करनी है या मंथली कितनी करनी है, क्वार्टरली या ईयरली कितनी करनी है, जब तक हमारा एक सर्टन हमने प्लान नहीं बनाया होगा तब तक हम उसके हिसाब से ना इक्विपमेंट और मशीनरी हम नहीं ख़रीद सकते। हम पहले प्लान करेंगे कि हम कितनी प्रोडक्शन चाह रहे हैं। हमारी सबसे पहले तो हम फाइनेंसेस देखेंगे कि हम कितना अमाउंट सिक्योर कर सकते हैं, और कितना अमाउंट सिक्योर करने के साथ साथ उसकी जो है हम प्रोडक्शन कितनी चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम वीकली जो है 10,000 डेनिम की पैंट्स प्रोड्यूस करें, मगर हमारे पास बजट ही ना हो। हमारे पास बजट सिर्फ इतना हो कि हम 100 पैंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब ये सी बात है, हमें बजट को देखते हुए प्लान करना होता है कि हमारे पास फाइनेंसिस कितनी मौजूद है, इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे मौजूद हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम कितनी वीकली या मंथली प्रोडक्शन चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि हम किस तरीके से इस सारी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर प्रोडक्शन अगर आपने स्टार्ट कर ली है और आपकी वीकली 500 पैंट्स की प्रोडक्शन का अगर आपका टारगेट है, और अगर 500 पैंट्स अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से बेहतर हो सकता है। आया आप एक ही पैंट एक वर्कर को दे रहे हैं और इस तरह से अगर आप स्टिचिंग करवा रहे हैं, तो क्या आप चेन सिस्टम में भी तो काम करवा सकते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड हर वर्कर स्पेशलाइज्ड काम कर रहा हो, कुछ पॉकेट्स बना रहे हो, कुछ सिर्फ फ्रंट बना रहे हो और कुछ बिल्कुल फाइनल स्टिचिंग कर रहे हो। तो उसके अंदर क्या होता है कि स्पेशलाइज सॉर्ट ऑफ काम हो जाता है जिसको चेन सिस्टम कहा जाता है। उसके अंदर हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। ये फिर आप स्ट्रेटजीज़ बना रहे होते हैं, ये भी प्लानिंग के अंदर आता है।
फिर प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव गोल्स, यानी ओवरऑल आपकी प्लानिंग क्या होगी उन सारे ये जो आपने एक गोल बनाया है वीकली का या मंथली का, लेट्स से मंथली आप यू हैव कि प्लान क्या आपने 2000 डेनिम प्रोड्यूस करनी है, वीकली आपने 500 प्लान किया हुआ है, तो उसको ओवरऑल किस तरीके से आप अचीव करेंगे ये आप प्लानिंग के अंदर देखेंगे। देन फिर ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा आपकी आपके यानी एक छोटे बिजनेस का कह लें या छोटे प्रोडक्शन यूनिट का या शॉप का, उसका ओवरऑल यानी आप किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। मिसाल के तौर पे एक सेठिया सिस्टम है, सेठिया सिस्टम में भी एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, मगर मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर बीन टेकन बाय अ सिंगल पर्सन। सेठ सारे डिसीजन ले रहा होता है और उन्हीं से ही फिर नीचे सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन जारी होती है, यानी टॉप टू बॉटम जो उनके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं या जो बिल्कुल वर्कर्स हैं, यानी एक ही तरह के सारे ऊपर से जितने भी डिसीजन मेकिंग आ रही होती है वो एक ही जगह से आ रही होती है। अगर आप थोड़ा सा अगर जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर सीईओज अलग होते हैं, सीएमओज अलग हैं, सीएफओज अलग होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जिस तरह के आपकी बैंक्स हो गई, ऑल्दो पाकिस्तान में सेठिया बैंक्स भी हैं और उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड बैंक्स भी हैं, मगर नॉर्मली एक फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा होता है जिसमें हायरिंग फायरिंग का एक सिस्टम होता है और सारा यानी सारे डिपार्टमेंट जो हैं एक दूसरे के साथ थ्रू प्रॉपर यानी चैनल जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या देख रहे होते हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे जो फाइनेंसेस हैं या जो हमारे पास मिसाल के तौर पे मशीनरी है या मैन पावर है, उनको हमने किस तरह से एलोकेट करना है, किस को कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा अगर मार्केटिंग में चीता है तो उसको मार्केटिंग में ही यूटिलाइज़ किया जाए, फाइनेंस के हिसाब से फाइनेंस वालों को ही यूटिलाइज़ किया जाए, यानी मुख्तलिफ इस किस्म की चीज़ें देखी जाती हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। यानी रिसोर्स एलोकेशन होता है, रिसोर्स एलोकेशन में आपकी मशीनरी भी हो सकती है और ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकती है। फिर जॉब आप उसके अंदर डिज़ाइन करते हैं कि कौन बंदा किस तरह से क्या क्या काम करेगा, ये भी सारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती है। फिर लीडिंग का पार्ट आ जाता है। लीडिंग में क्या करते हैं, लीडरशिप एंड डायरेक्शन। लीडरशिप में आप क्या कर रहे होते हैं, आप ओवरऑल जो अपनी एम्प्लॉयज़ हैं या अपने जूनियर स्टाफ जो हैं या ओवरऑल जो आपकी टीम है उनको चीज़ें करके बता रहे होते हैं। आप अपना एक कह लें कि एक होता है सिर्फ कुछ काम कह देना या इम्प्लीमेंट करवाना कि जी ये काम आपको इस तरह से चाहिए, और एक तरीका ये होता है कि आप जो है सबॉर्डिनेट को ख़ुद थोड़ा बहुत काम करके बताते हैं, उससे आपका सबॉर्डिनेट भी मोटिवेट हो जाता है और फिर आपको जो है अपने जूनियर्स को या जो आपकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको समझाने में भी आसानी हो जाती है। ये सारा पार्ट भी आप लीडिंग में कर रहे होते हैं, यानी आप अपनी पूरी टीम को बताते हैं कि क्या काम किस तरीके से एग्जीक्यूट होना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आई है या कोई नई चीज़ अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसके अंदर आप अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आप बता रहे होते हैं कि जी किस तरीके से एग्जीक्यूशन होनी है, क्या होना है, और उनको यानी काम करने की डायरेक्शन दे रहे होते हैं। फिर उसके साथ साथ आप उनको अगर उनका मोराल डाउन हो रहा हो तो आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऑप्टिमल लेवल के ऊपर काम कर सकें। मिसाल के तौर पे हेनरी फोर्ड साहब जो है, जो फोर्ड कंपनी के बानी थे, वो क्या करते थे, वो वीक में एक दफ़ा अपने लेबर के साथ जो है बिल्कुल जो फर्स्ट लाइन बिल्कुल जो लेबर है
जो प्रोडक्शन असम्बली पे काम कर रही होती थी उनके साथ जो है वो काम कर रहे होते थे, वो आते थे ताकि उनको पता चल सके कि उनके मसले क्या हैं, प्रोडक्शन में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उनको रेक्टिफाई किया जा सके। और दूसरा इस वजह से भी कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मोटिवेटेड रहें कि जी हमारा एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है वो भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ काम कर रहा होता है और चीज़ें कर रहा होता है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का जो है वो मोराल जो है वो अप होता है और वो खुश हो रहे होते हैं कि जो हमारी हायर मैनेजमेंट है या टॉप मैनेजमेंट है या ओनर्स जो है वो हमें अपने आप से अलग नहीं फील करवाते। फिर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन ये भी लीडिंग के अंदर आता है। आप ओवरऑल सारी इन डिपार्टमेंट्स के दरमियान सारी जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है और कम्युनिकेशन होती है और वो किस तरीके से पूरी कोऑर्डिनेशन चलती है या पूरा कम्युनिकेशन चैनल किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, हर किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप टू बॉटम आनी है और बॉटम टू टॉप जो है वो सारी फीडबैक और जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से अपर मैनेजमेंट तक जाना है और डिपार्टमेंट्स ने आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ये भी हम लीडिंग के अंदर ही देख रहे होते हैं। फिर कंट्रोलिंग में आ जाता है। कंट्रोलिंग में प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड्स आ जाता है, यानी ओवरऑल कोई भी काम जो है वो उसका प्रोसेस ओवरऑल क्या होगा, किस तरह से वो काम किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या क्या स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे ISO 9002 है और जो डिफरेंट किस्म के जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ये इसलिए होते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो लोगों के लिए साफ़ सुथरा हो। ISO और डिफरेंट जो ISO की सर्टिफिकेशंस होती हैं फैक्ट्रीज़ के बारे में, उसके अंदर उनका कहना ये होता है कि जहाँ पे काम किया जा रहा है या प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि रोशनी अच्छी हो, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करते हुए एक डार्कर इन्वायरमेंट ना मिले और काम करने में आसानी हो। और उसके साथ साथ क्लीननेस होनी चाहिए। फिर उसके अलावा स्टैंडर्ड्स में ये भी आ जाता है कि फायर एग्जिट्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड्स में आ जाती हैं जो कि स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर रिव्यू इन इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन चल रही है, मिसाल के तौर पे जो आपका काम चल रहा है उसको रिव्यू करना या इवैल्यूएट करना। मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह के ऊपर किसी यूनिवर्सिटी में अगर टीचिंग हो रही है या पढ़ाया जा रहा है तो उसकी इवैल्यूएशन किस तरह से, उसको रिव्यू किस तरीके से किया जा रहा होता है। बाज़ औक़ात थ्रू रिकॉर्डिंग के थ्रू देखा जा रहा होता है या रिकॉर्डिंग के अलावा कभी कभार सीनियर्स जो हैं वो आके जो है ड्यूरिंग लेक्चर्स बैठ जाते हैं जूनियर्स को या जो नए आने वाले होते हैं, या बाज़ औक़ात सीनियर्स को भी देखा जा रहा होता है, कभी कभार मॉनिटर किया जा रहा होता है कि उनका बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से है, रिव्यू किया जा रहा होता है। फिर स्टूडेंट से फीडबैक लिया जा रहा होता है कि जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं या पढ़ाने वाले हैं वो किस तरीके के हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं। इसी तरह से रिव्यू और इवैल्यूएशन किया जा रही होती है यूनिवर्सिटीज़ में। प्रोडक्शन में किस तरह से होता है? प्रोडक्शन में इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक प्लांट है और वो आटा जो है 10-10 किलो के वो पैकेट्स बना रहा है, या हम ऐसा कर लेते हैं, हम लेस की एग्जांपल ले लेते हैं। लेस का मिसाल के तौर पे अगर 20 या 30 रुपए वाला पैकेट आ रहा है और उसमें 25 ग्राम अगर चिप्स अगर है तो आप मशीन ऑटोमेटेड मशीन है वो खुद ब खुद जो है वो पैकेट्स बनाती रहेगी और उसमें जो है वो 25-25 ग्राम जो है वो चिप्स जो है वो पैकेट बनते रहेंगे। अब आप उसको इवैल्यूएट किस तरीके से करेंगे कि ये 25 ग्राम ही बना रही है, भर रही है, कहीं ज़्यादा तो नहीं कर रही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर 25 से कम अगर मशीन अगर 28 ग्राम अगर करना शुरू कर दे तो आपका लॉन्ग रन में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि रैंडमली कोई से भी जितनी भी प्रोडक्शन हुई हुई होती है, मिसाल के तौर पे अगर आज जो है ये 25 ग्राम वाले अगर 500 बंडल जो है वो पैक हुए हैं लेस के, तो आप रैंडमली कोई से भी 10 पैकेट्स उठा लेंगे और उनको वेट करेंगे। अगर 25 ग्राम के करीब वेट होगा, लाइक 26 होगा या 24 होगा, तब तो टॉलरेबल होगा।
अगर अगर इससे अगर कम या ज़्यादा अगर होगा तो आप फिर क्या करेंगे, आप दोबारा से मशीन की एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या अगर मशीन में कोई ख़राबी होगी तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से भी आप चीज़ों को प्रोडक्शन लाइन में रिव्यू करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, ये भी कंट्रोलिंग के अंदर आ रहा होता है। करेक्टिवनेस एक्शन में फिर वही चीज़ आ जाती है कि यानी अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, या जिस तरीके से मैंने आपको प्रोडक्शन की एग्जांपल दी कि अगर मशीन अगर सही काम नहीं कर रही तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको सही करने के लिए क्या आपने एक्शंस लेने हैं, आप ये देखेंगे, आप कोशिश करेंगे कि उसको सही करें। ठीक है, अगर टीचिंग के अंदर कोई अगर इशू आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आप उसको रिव्यू करेंगे कि यार या तो आप लेक्चरर जो प्रोफेसर्स हैं उनको बिठा के उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे, या मतलब डिफरेंट वेज होते हैं कि जिस तरीके से आप उस चीज़ को, अगर कोई चीज़ अप टू द मार्क नहीं हो रही तो उसको अप टू द मार्क लेके आए या करें। सेम गोज़ विद प्रोडक्शन में दूसरी तरह से देखा जा रहा होता है, मशीन की एक्यूरेसी आप बढ़ा देते हैं। अगर ह्यूमन के ज़रिए, अगर इंसानों के ज़रिए अगर कोई पैकिंग हो रही है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर आप कोशिश करेंगे कि जो बंदा पैकिंग कर रहा है या वेट कोई चीज़ कर रहा है तो आप कोशिश करेंगे, उसको कहेंगे कि ये प्रोसेस को जो है थोड़ा सा एक्यूरेट करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ज़्यादा अप एंड डाउन अगर हो जाता है वेट के अंदर तो दो चीज़ें हो सकती हैं, कस्टमर का लॉस भी हो सकता है और कंपनी का लॉस भी हो सकता है। अगर ज़्यादा वेट अगर आप डाल देंगे तो कंपनी का लॉस होगा, अगर कम वेट अगर डाल रहे तो कस्टमर ने अगर कभी वो चीज़ क्रॉस चेक कर ली तो कस्टमर जो है वो आपका कस्टमर भी ख़राब हो सकता है कि ये उसको ट्रस्ट लेवल जो है वो ख़राब हो जाएगा कि जी जो कंपनी है वो हमें पूरी क्वांटिटी जो है वो नहीं देती। तो अब अगर हम ओवरऑल इन फंक्शंस की आपस में रिलेशनशिप की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये चारों जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग जो है ये एक पूरा एक आप कह लें कि एक मैनेजमेंट का पूरा फंक्शन है, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप ओवरऑल कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी बिज़नेस को जो है वो रन कर रहे होते हैं। आप अगर कोई छोटा सा बिज़नेस करें उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। अगर आपको बड़ा बिज़नेस अगर करते हैं, बहुत एक बड़े स्केल पे करते हैं, तो भी आप यही स्टेप्स जो हैं अलग अलग तरह से फॉलो कर रहे होते हैं। और इन चारों स्टेप्स का जो है ना आप यानी मुख्तलिफ़ तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनका यूज़ कर रहे होते हैं। इवन के छोटी दुकान में भी, जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि आप वेट कर रहे होते हैं, जैसे लेज़ है, लेज़ के अलावा अगर आटे की बात करें, एक आटे की चक्की, एक बिल्कुल बेसिक सी आटे की चक्की है, उसके अंदर भी आप ये ओवरऑल आप चीज़ें जो हैं वो सब देख रहे होते हैं कि जी आपने किस तरीके से वो पूरा स्ट्रक्चर लेके चलना है, पूरा सिस्टम आपने कैसे चलाना है और फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर आपकी कोई चीज़ जो है वो आपका जो है वो वेट का सिस्टम सही नहीं है या क्या है, एक्यूरेसी चेक करना, ये सारे मेजर जो हैं वो लिए जा रहे होते हैं।